बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है मुतासिर कुन शख्सियत हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हमने खत्म करवाई है, ईरान और इसराइल के दरमियान कामयाब सीज फायर करवाया है, अमन के क़याम के लिए जो हो सकता था हमने किया। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान दोबारा जंग के इम्कानात नहीं है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार है। अगले हफ्ते जो है बातचीत भी हो सकती है। किस हद तक जो है मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है इस मुलाकात में या बातचीत में? देखें, एक तो पहले प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो नेटो की समिट ख़त्म हुई आज, जिसका हम काफ़ी दिन से जिक्र कर रहे थे, और हेग में हुई, नीदरलैंड्स, और उसके आखिर में फिर मीडिया से उन्होंने इंटरेक्ट किया। कुछ देर पहले सवालात के जवाब दिए उन्होंने। CNN को, न्यूयॉर्क टाइम्स को काफ़ी उन्होंने कोसा, और उसमें उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगबंदी हुई है उसकी उन्होंने तारीफ़ की, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ख़ास तौर पर जिक्र किया कि मुतासिर कुन शख्सियत हैं वो, और इस जंगबंदी में उनका बहुत अहम कलीदी किरदार रहा। दूसरी जो खबर है वो हमारे पास आ रही है चाइना से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और वो है कि जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उनकी पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब से मुलाकात हुई है, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद थे और चाइना के हुकाम भी थे। और ये भी मुमकिन है कि जो भारत के वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उनसे ख्वाजा आसिफ साहब की अलग से मुलाकात हो, क्योंकि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है और वहाँ पे ये मुलाकातें हो रही हैं। और लेकिन इसी दौरान एक ख़बर और आ रही है, मैं भी प्रेसिडेंट ट्रंप और ये मशगुस्ता की तरफ आता हूँ कि प्रीमियर शी जिनपिंग जो हैं शायद पहली दफ़ा वो जो ब्राज़ील में ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस है अगले हफ्ते सरबराही इजलास, उसमें वो शायद शरीक ना हो, और उसकी वो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने खबर दी है, लेकिन वो अभी तक तरदीद या तस्दीक चाइना की तरफ से ऑफिशियली नहीं हुई। अगर वो नहीं जाते तो पहली दफ़ा होगा कि वो शिरकत नहीं करेंगे, और उनकी जो चाइना की नुमाइंदगी जो है उनके वज़ीर आज़म करेंगे, ली क्वांग। उसके बाद आ जाएँ ये मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और यूक्रेन और नेटो और ईरान और बाकी मामला को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हेग पहुंचने, वो हेग जब कल हम गुफ्तगू कर रहे थे तो हम कह रहे थे वो हेग पहुंच जाएंगे इसी वक्त भी नेटो के इजलास में, और रात को क़याम करेंगे बादशाह के घर पे, महल में। तो इसी दौरान जो है वो CNN ने और बाकी दुनिया का जो आलमी मीडिया है, ख़ासतौर पे अमेरिकन मीडिया या ब्रिटिश मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, उसमें डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की तरफ से रिपोर्ट्स लीक हो गई, उनको जारी कर दी गई, और वो जो रिपोर्ट्स हैं उनमें ये कहा गया कि ये जो अटैक्स हुए हैं, ये जो ईरान की मुख्तलिफ साइट्स पे ये जो हैं ये कामयाब नहीं हुए, और मुकम्मल तौर पे जो साइट्स हैं वो तबाह नहीं हुई, यानी तीनों साइट्स जो हैं। और ख़ास तौर पे पहले तो CNN ने ब्रेक की खबर, ये 5th स्लाइड अगर हम देखें, अर्ली US इंटेल असेसमेंट सजेस्ट कि स्ट्राइक्स ऑन ईरान डिड नॉट डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर साइट। तो सबसे पहले तो CNN ने खबर ब्रेक की, साथ ही जो है वो ये खबर जो है ये वाशिंगटन पोस्ट ने भी कर दी। ये 7th अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स को पहले देख लेते हैं ना, स्ट्राइक सेट बैक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम ओनली अ फ्यू मंथ्स। पहले असेसमेंट ये थी कि ये जो है ये 3 महीने में बना सकता है, ईरान 3 महीने दूर है सिर्फ। तो इन अटैक्स के बाद जो है वो 3 से 6 महीने हो गया, कि महीनों के हिसाब से वो पीछे चला गया है, लेकिन वो तबाह नहीं हुई, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो तबाह नहीं हुई। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको इस तरह से लिखा कि 8th स्लाइड हम देखें कि US इनिशियल डैमेज रिपोर्ट, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम सेट बैक बाय मंथ्स नॉट ऑब्लिटरेटेड, ठीक है, और कोर कंपोनेंट जो हैं उनके डैमेज हुए लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सके एयर स्ट्राइक्स की वजह से। तीनों की फैसिलिटीज़, और ये DIA की रिपोर्ट है,
DIA जो है अच्छा ये यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है, यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो CIA नहीं है, सेंट्रल जो उनकी जिसको हम CIA है वो CIA उनकी नहीं है, बल्कि DIA जो है ये उनके पेंटागन के अंडर आती है। यानी आप इस तरह समझ लें कि जो मिलिट्री है उसका ये एक ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है। अब ये मिलिट्री इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में जाहिर है कि इनके पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री की जो DIA है, कई दफ़ा तो ये बातें भी चलती हैं कि CIA और DIA की शायद आपस में नहीं बनती, कई जगह क्लैश होता है, लेकिन हुआ भी है, नहीं भी होता कई दफ़ा, लेकिन यह है कि कहीं एग्जेजरेशन भी हो जाती है। ये खबर बहरहाल DIA की तरफ से लीक की गई। ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिफेंस की जो रिपोर्ट है ये जो है ये और इसी तरह से जैसे गार्डियन को हम देखें ना 10th, तो US स्ट्राइक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट्स ओनली सेट प्रोग्राम बैक टू मंथ, पेंटागन रिपोर्ट से, इसीलिए वो पेंटागन की रिपोर्ट इसलिए कह रहे हैं कि वो DIA की रिपोर्ट है। 10th स्लाइड अगर हम देखें, अब ये जो DIA है ये मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ जहाँ सफारत खाने हैं तो वहाँ पे ये काम करती है। DIA जो है ये डिफेंस ताशीस के थ्रू काम कर रही होती है। फिर ये इसका जो चेन ऑफ कमांड है, इसका चेन ऑफ कमांड इस तरह से है कि ये रिपोर्ट करती है, एक तो इसके जो हेड हैं इस वक्त वो जस्टिन गार्ड वेस इसके जो हैं वो डिप्टी अंडर सेक्रेटरी हैं और वो बड़े तजर्बाकार, बहुत उनका अगर हम देखें उनका पोर्टफोलियो देखें तो वो अभी फरवरी 2023 में ही इस रोल में वो आए हैं, लेकिन इससे पहले जो है वो बहुत सारी जगहों पे, इंपॉर्टेंट जगहों पे वो ये जो डस्टिन वेस हैं ये अपना रोल प्ले करते रहे हैं। और ये जो हैं ये डिप्टी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस भी रहे हैं, पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे सब इन्होंने किया है। तो ये DIA को हेड कर रहे हैं इस वक्त, और इनका जो पोर्टफोलियो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे दस्तयाब है। और ये जो है ये अगर आप देखें तो ये जो है ये कैरियर ऑफिस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हैं। अच्छा, अब ये उसको हेड कर रहे हैं DIA को। ये डिप्टी अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट है जो DIA को हेड करते हैं, और ये जो है ये उस वक्त जब डोनाल्ड रम्सफील्ड थे तो उस ज़माने से ये एक पोस्ट क्रिएट हुई थी, और बड़े ये 9/11 के बाद। और इनकी जो रिपोर्टिंग है ये रिपोर्ट कर रहे हैं आगे सेक्रेटरी डिफेंस को, यानी जो कि पैटी हेग्सेट उनको ये रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी सेक्रेटरी डिफेंस को ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इनकी तरफ से रिपोर्ट गई है, ठीक है। DIA की तरफ से ये भी नहीं कहा गया मीडिया को कि आप लिखें कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट, बल्कि पेंटागन की रिपोर्ट्स हैं, यानी फौज की रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो सेक्रेटरी जो डिफेंस अभी साथ थे, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रेस ब्रीफिंग भी हो रही थी तो वो साथ थे। उन्होंने FBI को कहा है कि आप तहकीकात करें कि DIA में कौन से लोग हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट मीडिया को लीक की है, जिसकी वजह से एक पूरी दुनिया में एक जो हंगामा बपा है। देखिए ना, रॉयटर्स 9th स्लाइड कि US स्ट्राइक्स में हैव सेट बैक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम ओनली मंथ्स, सोर्सेज से कि वो तबाह नहीं हुआ बल्कि चंद महीने सिर्फ पीछे चला गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसी रिपोर्ट की बेस पे 11th पिलर्स ऑफ ईरान रिजीम आर डैमेज नॉट डिस्ट्रॉयड। अच्छा, अब ये जो है ये तो एक बड़ी अजीब सी सूरत बन गई कि उधर प्रेसिडेंट ट्रंप पहुंच रहे हैं और वो उनका इरादा था कि मैं वहाँ जाके फतह की एक जश्न मनाऊंगा, वहाँ जाके बताऊंगा कि भाई मैंने तो बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन यह है कि वहाँ जाने से पहले ये रिपोर्ट जो है ये DIA की तरफ से मीडिया में आ गई। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फिर नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो मार्क रूती हैं, उन जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं नीदरलैंड्स के, तो उनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया। और उन्होंने लाइटर नोट पे सारे इस जो पूरी कॉन्फ्रेंस थी उसमें हंसी मजाक भी होता रहा। एक मरले पे उन्होंने डैडी भी कह दिया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उन्होंने जंग रुकवा दी, तो डैडी, जिसके ऊपर अभी सवाल जवाब में भी बात हुई कि जी आप अगर डैडी हैं तो बाकी सारे मुल्क नेटो के जो हैं आपके बच्चे हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि मजाकन उन्होंने बड़े तरीके से नेटो में क्योंकि माहौल ऐसा तल्ख हो गया था कि उसमें जो है वो उन्होंने बड़े तरीके से इसको नेटो की कॉन्फ्रेंस को निपटाया। क्योंकि दरमियान में खबरें ये आ रही थी कि वो तो तबाही नहीं हुए,
पायलट्स वहाँ गए, जो कल भी हम बात कर रहे थे कि भाई कहाँ गया वो, अभी तक सवालिया निशान है कि यूरेनियम कहाँ गया वो। अगर अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि यूरेनियम जो है वो चंद महीने पीछे गया है ईरान का न्यूक्लियर, तो फिर किधर गया, क्या तबाह हुआ है कि नहीं तबाह हुआ है, एक सवालिया निशान। साथ ही उन्होंने ये भी कि जी चाइना जो है वो, ईरान चाहे तो चाइना को अपना ऑयल फरोख्त कर सकता है, जो कल भी हमने बात की थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगले हफ्ते जो है वो ईरान से हमारे मुज़ाकरात होंगे, यानी उस ईरान से जिसको चंद रोज़ पहले वो रिजीम चेंज, और चंद रोज़ पहले यानी अभी मेरे ख्याल से 2-4 रोज़ पहले ही, जहाँ पर उनके 125 जेट तैयारों ने बमबारी की है, बकौल उनके 125 जेट तैयारों ने बमबारी की है, और सबसे मोहलिक बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं, और उनके न्यूक्लियर ठिकाने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। तो उनसे वो बात करने जा रहे हैं अगले चंद दिनों में। अब जनाब इसकी तस्दीक कौन करे कि वाकई ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने नाकाम हो गए। तो उन्होंने पहले कहा कि ये इसराइल बताएगा, वो उनकी इसराइल की रिपोर्ट आने वाली है, और इसराइल की एक रिपोर्ट आएगी और वो खुद बता देंगे कि ईरान के तो न्यूक्लियर सारे तबाह हो चुके हैं। तो इसराइल वाले ठुस हो गए बीच में, इसराइल की फ़ौज के हम क्या कहें, हम DIA के को कहें कि तुम झूठे हो या प्रेसिडेंट ट्रंप की हाँ में हाँ मिले। तो उन्होंने गोल मोल सा एक बयान दे दिया उनके तर्जुमान ने कि ऐसा है कि तबाह तो हो गए हैं लेकिन मुकम्मल असेसमेंट के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए होगा। इसराइल की जो फ़ौज है वो वैसे ही जूते खा रही है, हर तरफ से जलील भी हो रहे हैं। वो तो अजीब, उन्होंने कहा इधर जाएं उधर जाएं, बीच में से वो निकल गए। तो फिर ईरान के न्यूक्लियर तबाह हो गए मुकम्मल तौर पे। इसकी उनके तर्जुमान जो हैं ईरान के, वो गुफ्तगू कर रहे थे आज, तो उन्होंने कह दिया कि हमारे न्यूक्लियर जो है वो काफ़ी तबाह हो गई हैं काफ़ी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि देखा आपने, ईरान वाले खुद कह रहे हैं कि उनके न्यूक्लियर तबाह हो गए, तो मैं सही कह रहा था ना, मेरी इंटेलिजेंस झूठ बोल रही थी, पूरी दुनिया झूठ बोल रही। वो देखिए खुद ईरान ने कह दिया कि हमारे न्यूक्लियर तबाह हो गए। यानी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कोई और आके खड़ा हुआ है तो वो ईरान के ही तर्जुमान का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे न्यूक्लियर को नुकसान पहुंचा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहने देखा, ईरानी खुद कह रहे हैं, तो अब बताओ। अच्छा, तो ये भी एक अजब तमाशा है। तो अच्छा, ईरान के जो लोग हैं उनका, ईरान के जो तर्जुमान है, उन्होंने बहुत लाइटर से नोट पे कहा कि जो है वो लाइटर से नोट से मुराद ये कि मुख्तसर सी बात करके वो आगे निकल गए। ईरान के वज़ीर दिफा जो हैं, जंग ख़त्म होने के बाद वो भी पहली दफ़ा बीजिंग पहुँचे हैं। ये जो इजलास हो रहा है SCO का, जिसमें वज़राए दिफा मुख्तलिफ ममालिक के, इसमें ईरान के वज़ीर दिफा भी पहुँचे हुए इस वक्त बीजिंग में, और उनकी मुलाकात चाइनीज़ आलो काम से भी हो रही है और ज़ाहिर बाकी लोगों से भी हो रही है। अच्छा, अब इसमें सवाल ये है कि ये क्या हो रहा है। तो इसको एक तो ये है कि ईरान में जश्न मनाया गया, खूब फतह का जश्न मनाया गया, और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे थे, जश्न मना रहे थे फतह का। और इस दौरान जो है वो इसराइल में आज कई इमारतों को गिरा दिया गया। वो इमारतें जो बुरी तरह ईरान के हमलों के नतीजे में जिनको नुकसान पहुंचा था, जो तबाह हुई थी, वो बिल्डिंग्स गिरा दी गई। और साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बात कही, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी अब गज़ा के हवाले से बहुत अच्छी खबर सुनने वाले हैं। और गज़ा के हवाले से मैंने कल भी बात की थी, और मैं आज दोबारा आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो शर्म शेख है, मिस्र का एक बड़ा खूबसूरत शहर है शर्म शेख। तो शर्म शेख जो है वहाँ पर इस वक्त बातचीत हो रही है, और शर्म शेख जाने के लिए, जो शर्म शेख का जो शहर है ये चूँकि बहुत ज़्यादा यानी ये वो शहर है जो सहरा सीना के पास और बिल्कुल उनका साहिली शहर है, और ये इसराइल ने छीन लिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी अरसे तक, और शहर को बसाया फिर इसराइल नहीं था। तो ये 1982 में इसराइल की फ़ौज जब हटी यहाँ से, तो ये फिर इजिप्ट के पास आ गया, और ये 67 में भी एक साल के लिए उन्होंने ले लिया था। तो ये शर्म शेख बिल्कुल एक बड़ा खूबसूरत सा शहर है, लेकिन ये शहर जो है, यहाँ तक इसराइल ने अगर जाना हो, इसराइल के किसी वक्त ने, तो उनको जहाज़ लेने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल आप समझ लें कि ये ज़मीनी रास्ते से ही वो गाड़ी में बैठ के इधर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये इलाका ये चला गया था इसराइल की फ़ौज, इसराइल ने ही असल में शर्म शेख को जब उनके पास था तो ये शहर उन्होंने बसाया था। तो शर्म शेख में जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त और उनमें बड़ी तेज़ी आ गई है और गज़ा की जंगबंदी, और ये नेतन्याहू इस पर शदीद उनको परेशानी भी है और उनके ऊपर ये दबाव बढ़ रहा है कि वो ये फौरी तौर पे गज़ा में जंगबंदी करवाएं और जंगबंदी करवा के वो इस्तीफ़ा दे दें, असेंबली तोड़ दें। और क्योंकि उनकी मकबूलियत ईरान पे हमला करने के बाद इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा उनकी मकबूलियत, इतने मकबूल हो चुके हैं नेतन्याहू कि अगर वो ये मुज़ाकरा करके असेंबली तोड़ देते हैं तो वो इलेक्ट हो जाएंगे दोबारा और बड़ी भारी अक्सरियत से इलेक्ट होंगे, उनको किसी और की ज़रूरत भी नहीं होगी। नेतन्याहू भी जो सोच रहे हैं कि मैं ये मुझे कल तो अच्छा इन्होंने आज ट्रंप ने कह दिया कि वो तो बड़े ज़बरदस्त आदमी है नेतन्याहू, कल उनको जलील किया, गालियाँ दी, आज कह दिया वहाँ पे तो बड़े ज़बरदस्त आदमी है और ये कि वो बड़ा मकबूल हो गया है इस वक्त, वो इसराइल में बड़ा मकबूल है इस वक्त। जब से वो ईरान के साथ लड़ाई हुई है तो नेतन्याहू बड़ा पॉपुलर हो गया है वहाँ पर, वो तो बड़ा खुश है। अब नेतन्याहू कहाँ से खुश है? आज उसकी फ़ौज के जो 7 बंदे हैं वो बंदे वो खान यूनस में गए हैं तो धमाका हुआ है, वो 7 बंदे और मर गए उनकी फ़ौज के, यानी अभी तक गज़ा के अंदर हमास मौजूद है। कई उनके लोगों को पकड़ के फांसी लगा दी है मोसाद के एजेंट बना के। और साथ ही जो है ये गज़ा की टॉक्स शुरू हो गई हैं और स्टीव विटकॉफ एक्टिव हो गए हैं ईरान के साथ। टॉक्स या तो ओमान में होंगी या ये अभी बस ये इन्होंने अनाउंस कर दिया, तो इससे पहले जाहिर है कि जो है वो उसका जो ग्राउंड वर्क है वो तो कंप्लीट हो चुका है सारा और बहुत तेज़ी के साथ ये मुज़ाकरात जो हैं ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो प्रोग्रेस हो रही है डॉक्टर बिशारा बहबा, ये जो है डॉक्टर बिशारा बहबा के हवाले से हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ये वो जो ट्रंप के एक दोस्त हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी साथी हैं जो कि रिचर्ड ग्रेनल है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इनको। ये फ़लस्तीनी 2 रियासती हल के लिए बहुत एक्टिव हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब है, इनकी वसादत से वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। स्टीव विटकॉफ के साथ हैं ये, लेकिन ये चूंकि इनके पास सरकारी ओहदा नहीं है तो स्टीव विटकॉफ तो नज़रों में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये चूंकि सरकारी ओहदा इनके पास नहीं है तो ये जो हैं ये जब जाते हैं किसी भी जगह पे तो उस जगह पर ये बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं होते। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब हैं, जेडी वैंस के बहुत करीब हैं, ठीक है। और ये जो बिशारा बहबा हैं ये इस वक्त मौजूद हैं शर्म शेख में भी, कतर में, ये तेज़ी के साथ इसराइल फ्लाई कर रहे हैं हर तरफ और ये गज़ा की जंगबंदी की पूरी कोशिश हो रही है। अच्छा, अब इसमें जो क्या जंगें ख़त्म हो गई हैं या जंगें तेज़ होने जा रही हैं, ये एक सवाल है कि क्या ये सुकून आ गया है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक बहुत ही हिजानी कैफियत है पूरी दुनिया में कि आखिर ईरान में क्या हुआ है, आखिर इसराइल में क्या हुआ, आखिर गज़ा में क्या हुआ है, आखिर ये यूक्रेन, ये जो पूरा एलामिया आया है आज का जो एलामिया है, अगर इसको हेग का जो एलामिया उसको हम देखें तो वो जो हेग का पूरा जो नेटो का जारी हुआ है एलामिया, तो वो जो है वो उसके 5 पैराग्राफ्स हैं उस एलामिया के, और 5 पैराग्राफ्स के अंदर जो है वो उसमें एक जगह पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि रशिया का है। जो सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें आप देखें तो ये थ्रेट पोज्ड बाय रशिया टू यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी, एक दफ़ा रशिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और एक ही दफ़ा यूक्रेन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो ये हुआ है कि हम यूक्रेन के साथ होंगे, कोई मसला हो गया तो हम साथ होंगे। लेकिन इसमें ये 5 पैराग्राफ्स हैं टोटल। इससे पहले जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं नेटो की तो कहीं 90 पैराग्राफ्स आते थे, कहीं वो 40 पैराग्राफ्स आते थे, कहीं लंबे एलामिया होते थे। ये 5 पैराग्राफ, छोटी बात जो प्रेसिडेंट ट्रंप को बुरी ना लगे। और इसमें एक तो यूक्रेन का कहीं जिक्र है ही नहीं कि उसको रुकनीत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि क्या उनकी मुलाकात हुई है एक जगह मुख्तसर सी, लेकिन उसमें ये एलामिया जारी करने के बाद हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि 5% GDP जो है वो सब मुल्क बढ़ा देंगे 2035 तक। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 2035 तक वो बढ़ाएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया कि भाई किसी मुल्क पर अटैक होगा तो आप आएंगे, आर्टिकल 5 है, तो उन्होंने कहा मैं खुद हूँ ना यहाँ पे, तो आर्टिकल 5 मैं खुद मौजूद हूँ, तो आर्टिकल 5 भी हुआ ना कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ नेटो में।
अच्छा, वो जो कीर स्टैमर हैं बरतानिया के, उन्होंने दावत दे दी स्टेट आप विज़िट करेंगे इस साल, तो स्टेट विज़िट की दावत उनको शाह चार्ल्स ने देनी थी सितंबर में। तो वहाँ बकिंगम पैलेस नाराज़ हुआ है कि वज़ीर आज़म ने कैसे दावत दे दी, दावत तो हमने देनी थी प्रेसिडेंट ट्रंप को। बहरहाल ये छोटे छोटे इश्यूज भी साथ साथ चल रहे हैं। असल बात जो है वो ये है कि होने क्या जा रहा है और क्या ये इख्तलाफात और जंगें, और अगर 2-4 मिनट है ब्रेक में तो मैं एक बात करके और फिर हम ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। मैं देखें, ये जो मशरिक़ वस्ता है, जिसको मशरिक़ वस्ता ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ों ने इसका नाम रखा या यूरोप के लोगों ने नाम रखा, क्योंकि वो एक पहले भी बात में कह चुका हूँ कि वो एक नियर ईस्ट और एक फार ईस्ट और एक दरमियान में वो मिडिल ईस्ट कहते थे। लेकिन इसका कोई मुतबादिल लफ्ज़ नहीं बन सका कि वेस्ट एशिया अगर कहते हैं आप, तो फिर वेस्ट एशिया में तो आपको इजिप्ट को डालना पड़ेगा। इजिप्ट एशिया में नहीं है, इजिप्ट तो अफ्रीका में है, तो वेस्ट एशिया का लफ्ज़ भी नहीं बनता। और मिडिल ईस्ट में रहने वाले खुद अगर अपने आपको मिडिल ईस्ट में कहते हैं, खुद वो जो मिडिल ईस्ट में है वो भी कहते हैं कि हम मिडिल ईस्ट, ये कहाँ पे हैं, वो कहते हैं मिडिल ईस्ट में हैं। अच्छा, तो फिर वो जब खुश हैं तो हमें क्या मसला है। लेकिन मिडिल ईस्ट जो है उसमें एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं तसरा करके फिर आगे निकलूंगा। एक बात ऐसी है जिसको बस मुख्तसर सी बात करके मैं आगे निकलता हूँ। देखिए, यहाँ पे इस्लाम आने के बाद से अगर हम 1446 हिजरी, तो अगर हम इस पूरे अरसे को देखें तो हमें यहाँ पर कोई 29 साल खुलफाए राशिदीन के तकरीबन और फिर 89 साल हमें बनु उमैया और फिर 508 साल जो है वो बनु अब्बास की हुकूमत हमें यहाँ नज़र आती है। तो ये कोई 600, 626, 650, 625, मतलब ये कोई इतना दौर है जिसमें यहाँ पे अरब हुक्मरान रहे इन इलाकों में जिनको हम मशरिक़ वस्ता कहते हैं। उसके बाद जो है वो ममलूक और उसके बाद पहले सल्जूक, फिर ममलूक और फिर ऑटोमन्स या उस्मानी, वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, पहले जो है वो सल्जूक आए, फिर वो मंगोल उन्होंने आके बगदाद को तबाह किया, फिर उसके बाद जो है वो ममलूक आए और फिर उस्मानी आ गए। और एक तवील अरसे तक, जिसको आप समझें कि कोई अगर ये 1450 साल की अगर हम बात करें या इस्लाम आने के बाद, तो यानी हिजरत से हम स्टार्ट करें हिजरी साल, तो आप इस तरह से समझें कि कोई उसमें से 900 साल ऐसे हैं मशरिक़ वस्ता में, तकरीबन 900 साल या 900 साल से ज़्यादा, जिसमें इस पूरे इलाके में अरब हुक्मरान नहीं थे, बल्कि तुर्क हुक्मरान थे। चाहे वो ममलूक हों या वो ऑटोमन्स हों या वो सल्जूक हों, और वो मक्का, मदीना, दमिश्क, काहिरा, इन तमाम इलाकों में ऑटोमन्स थे। और फिर उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर टूटी है कई सदियों के बाद, अच्छा, ये जो दौर है ना जिसमें वहाँ पे ये ऑटोमन्स हैं और ऑटोमन से पहले ममलूक हैं और सल्जूक हैं, तो सल्जूक और ममलूक के दरमियान वो टाइम आता है जिसमें अर्तुगरुल गाजी हमें ड्रामा नज़र आता है कि वो सल्जूक दौर है, लेकिन उस्मानी भी आ रहे हैं आगे, उस्मान अव्वल, तो ये वो दौर है। अगर आप उस ड्रामे को जिन लोगों ने देखा है तो उनको अंदाज़ा होगा कि वो सल्जूक आखिरी सल्जूक हुक्मरानों का दौर है, उस्मानी अभी नहीं आए। उस्मानी उसके बाद जो सीरीज चलती है ड्रामे में, तो उसमें उस्मानी आते हैं। तो मकसद कहने का यह है कि यहाँ ऑटोमन ही रहे तवील अरसे तक, और अरब यहाँ पे शुरू का दौर है, ठीक है, और फिर उसके यानी खुलफाए राशिदीन, बनु उमैया, बनु अब्बास, और उसके बाद फिर जब ऑटोमन एम्पायर टूटती है तो उसमें से अरब ममालिक जो हैं आज़ादी हासिल करते हैं, और वो 22 अरब ममालिक हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बात भी जहन में रखें तो ये दो पावर सेंटर हो गए, यानी अरब और तुर्क,
ठीक, अरब और तुर्क। लेकिन एक तीसरा पावर सेंटर जो है इस दरमियान में वो बनता है ईरान में या पर्शिया में या फारस में, और वो जो है वो सफ़ी या कजर सल्तनत और सफ़ी सल्तनत। लेकिन वो अरब इलाकों में, जो आज के अरब इलाके हैं, वहाँ पर वो नहीं जाता, वहाँ ऑटोमन्स ही होते हैं या वहाँ पे ममलूक या सल्जूक ही होते हैं, यानी तुर्क हुकूमत ही होती है। तो ये जो दो पावर सेंटर फिर दरमियान में बने हैं, यानी तुर्क और पर्शियन, इनकी आपस में लड़ाई होती रहती है थ्रू आउट, यानी सफ़वीज और जो उस्मानी हैं उनके दरमियान लड़ाई हो रही है। और कजर सल्तनत जब आती है तो उसके भी ताल्लुकात कोई उस्मानी जो है उनके साथ बहुत अच्छे नहीं रहते। ठीक है, तो मतलब ये आप इस तरह समझें कि 3 पावर सेंटर्स हैं इस पूरे मशरिक़ वस्ता में, ठीक है, पिछले कई सौ साल से, और उनमें 2 जो हैं वो कांस्टेंट अपनी जगह अपनी शनाख्त के साथ मौजूद हैं, तुर्क और ईरान। और जो अरब हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हुक्मरानी उनके पास कई सदियों तक नहीं रहती, तुर्कों के पास रहती है। तावक्त ये कि ऑटोमन एम्पायर टूट नहीं जाती, उसके 22 मुल्क बनते हैं। फिर यहां पे एक पैन अरबिज्म की शुरू होती है तहरीकें, कि पैन अरबिज्म, जमाल अब्दुल नासिर, बाथ पार्टी। जमाल अब्दुल नासिर अलग हैं, पैन अरबिज्म की बात करें कि अरब एक होने चाहिए, फिर बाथ पार्टी बनती, लेकिन वो सेकुलर हैं। तो पैन इस्लामिज्म नहीं आता, बल्कि पैन सेकुलर, यानी पैन अरबिज्म तो आता है लेकिन वो सेकुलर है, मतलब वो सेकुलर बात पार्टी है। तो उसके नतीजे में कभी इकट्ठे हो जाते हैं, जॉर्डन और सीरिया फिर इकट्ठे हुए, फिर अलग हो गए, तो वो बात नहीं बन पाती। ठीक है, अब इशू ये है कि ये जो इशू है फ़लस्तीन का, ये मुसलमानों का इशू है और मशरिक़ वस्ता का इशू है। इस इशू को हर सूरत अरब ममालिक चाहते हैं कि हम हल करवाएं, क्योंकि ये इशू अगर ईरान और तुर्की दोनों इसमें बहुत फाल हैं। एक बैकग्राउंड है ना, देखें यहाँ बैकग्राउंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब देखें ना, जैसे अरबी है, तो अरबी जो है वो सेमेंटिक लैंग्वेज है, यानी सेमेंटिक लैंग्वेज से मुराद जैसे हेब्रियो है, यानी एफ्रो एशियन लैंग्वेजेस जो हैं सारी हेब्रियो और उसमें अरबिक उसमें आती है। लेकिन जो फारसी है, जिसका बहुत ज़्यादा असर है हमारे उर्दू में, हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो फारसी जो है वो इंडो यूरोपियन है। उस ज़बान जो है ना वो उसका इंडो यूरोपियन इशू, यानी उसका ओरिजिन है। अब आप कहेंगे यूरोपियन कैसे, मतलब फारसी में यूरोप कहाँ से आ गया? हम कहते हैं ना मादर पिदर आज़ाद, मादर मिल्लत, ये मादर का लफ्ज़ है ना, तो मादर का लफ्ज़ फारसी लफ्ज़ है और ये आया मदर से, जो कि इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, इसी तरह जो पदर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मादर पिदर, तो ये जो है ये फादर से आता है। इसी तरह से आप फारसी का लफ्ज़ देखें ब्रादर इस्लामी ममालिक, तो ब्रादर आता है ब्रदर से। तो जो फारसी है उसके ऊपर यूरोप का भी असर है, यूरोप के भी उसमें वर्ड्स हैं और उसमें इंडो वर्ड्स भी हैं, लेकिन जो टर्किक लैंग्वेज है वो बुनियादी तौर पे ये मंगोल और जो सेंट्रल एशिया और ये सारा, उसके भी बेशुमार अल्फाज हैं हमारे उर्दू में। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब यहाँ की हिस्ट्री डिस्कस होती है ना, ये इस्लाम, मशरिक़ वस्ता, तो हमें 3 जो है ना कौमें हमें नज़र आ रही हैं। एक तुर्क हैं जो मुस्तकिल मौजूद हैं और हुक्मरानी बड़े अरसे तक करते रहे हैं, तवील तरीन हुक्मरानी अरब इलाकों पे की है जिन्होंने। और ऑटोमन्स से ये जब खिलाफत ख़त्म हुई तो ऑटोमन से अरब मुल्क निकले बहुत सारे, तकरीबन सारे, या कुछ बरतानिया या बाकी। और दूसरा जो कांस्टेंट पावर सेंटर यहाँ पे रहा वो रहा पर्शिया या ईरान, यानी जिनके पास पावर रही। अरब रहे लेकिन उनके पास पावर नहीं रही। अब अरब जो है वो वापस तकरीबन 100 साल से, अगर आप ये 2025 लगाएं तो समझ लें आप 1924-1925 में 100 साल पहले खिलाफत ख़त्म हुई थी। अब अरब ममालिक हैं और 22 हैं और अरब लीग है और उसके साथ जो है, लेकिन जो बड़े इश्यूज हैं
अब मिसाल के तौर पर आप सीरिया देख लें ना, सीरिया मैंने आपसे कहा ना, तुर्क और ईरान का आपस में फटा पड़ा रहा, क्योंकि अरब उस वक्त पावर में नहीं थे, दो सल्तनतें थी तो आपस में लड़ रहे थे, यानी सफ़ी लड़ रहे थे ऑटोमन्स के साथ इस तरह से। तो अब आप सीरिया में देख लें, तो सीरिया में अगर बशारुल असद गए जो ईरान के करीब थे, तो अहमद आ गए जो कि तुर्की, हालांकि इलाका अरब है जी। तो अरब ममालिक ने भी इंडोर्स तो कर दिया, लेकिन बुनियादी तौर पर तुर्की और ईरान का अगर आप एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस देखें तो वो आपको ज़्यादा नज़र आता है। वो आपको नज़र आते हैं, ईरान आपको नज़र आता है गज़ा में भी, ईरान आपको नज़र आता है लेबनान में, तुर्की आपको नज़र आता है बहुत ज़्यादा गज़ा फ़लस्तीन पे बात करते हुए। अच्छा, तो ये एक बड़ी जो है ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये अब इशू है ना फ़लस्तीन का इशू, इस इशू को हर सूरत अरब ममालिक चाहते हैं कि हम इसको एक मसले को हल करें। ईरान थोड़ा सा पीछे है इस वक्त, ईरान अमेरिका की बातचीत चल रही है, इसको अरब लीग हल करे, इसको सऊदी अरेबिया, इसको कतर, ठीक है, इसको मुत्तहिदा अरब अमारात, इसको मिस्र, क्योंकि 67 में, 73 में और 48 में उस वक्त तो शाह ईरान मौजूद थे ना इधर, तो ईरान तो था ही नहीं कहीं फ़लस्तीनी कॉज में। तो अरबों की जब भी लड़ाई हुई इसराइल के साथ तो इलाके निकल गए बहुत सारे। ये पहली दफा हुआ है कि इसराइल की पिटाई हुई है और वो ईरान के हाथों हुई है, और ये अरब ममालिक के लिए बड़ा कि भाई आप ये ईरान तो चले होगा तो अब आप बढ़ के गजा के इशू को जल्दी रिजॉल्व करें। इसमें इसलिए अरब ममालिक फाल हुए हैं, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना इसलिए जरूरी। अरब ममालिक फाल हुए हैं इसमें कि अरब लीग बनी थी 45 में, और फिर OIC भी जो बनी है वो भी 67। ये जो जंगें हुई हैं, यानी आप देखें ना, जमाल अब्दुल नासिर जैसे मैंने पहले बात की, या बात पार्टी या बाकी जो अरब पैन अरबिज्म थे वो सेकुलर थे, लेकिन जब जमाल अब्दुल नासिर गए भी तो उसके बाद भी अनवर सादात को जंग लड़नी पड़ गई ना इसराइल से, 73 की जंग लड़नी पड़ गई, योम कपूर की जंग। तो और उसके बाद कहीं जाके कैंप डेविड हो रहा है और बाकी इशूज। ये इशू वाइटल है, ये इतना इंपॉर्टेंट है इस वक्त अरब ममालिक के लिए, क्योंकि अरब ममालिक जो हैं वो इसको अरब लीग ने, अगर आप बस ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, ये एहसास होता है आपको, आप कायरा से ट्रैवल करें, बैरूत जाएं, बैरूत से आप ट्रैवल करें आप तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में, ईरान के, इसको ये बात कहेगा नहीं कोई, ये कहीं लिखी नहीं जाती। ये वो बातें जो आप फील करते हैं कि ये मौजूद हैं अपनी जगह, कि इस इशू को कौन, किसने, कैसे, तारीख कैसे लिखी। जो गजा का है इशू, ईरान ने जब से ये पंगा लिया है अमेरिका से और पिटाई की है नेतन्याहू की, उसके बाद से अरब ममालिक पे दबाव बहुत शदीद है अंदर, कि आप जितनी जल्दी हो गजा का मसला आपने हल करवाना है, अरब लीग ने। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता है कि इस वक्त नेतन्याहू डरा सहमा हुआ है, और उसको उन्होंने जो है वो मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूं कि ये इसको फेंकेंगे उठा के। देखिए ना, आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि गजा के ऊपर बातचीत आगे बढ़ रही है। बातचीत तेजी से इसलिए बढ़ रही है कि अरब ममालिक ये कह रहे हैं उनसे, प्रेसिडेंट ट्रंप से, कि इसका मसला आप जल्दी हल करें। और इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, कतर कलीदी किरदार में आगे आ गए हैं, और एक तरह से आप समझें कि एग्रेसिव पॉलिसी के साथ आ गए हैं कि जस्ट इसको खत्म करें, इस इशू को, इस जंगबंदी फौरी तौर पे करवाएं। अगर आप जंगबंदी यूक्रेन में हो सकती है, अगर आप इधर उधर दाएं बाएं हर तरफ ईरान के साथ अपने इसराइल की जंगबंदी करवा दी, तो ये जो कत्लेआम हो रहा है गजा का, इसको जल्दी खत्म करवाएं, क्योंकि ये अरब मामला है जी। ये नहीं कि इसके लिए भी तुर्की और ईरान और बाकी मुल्क और पाकिस्तान, आप इसके लिए इसको अरब लीग, अरब ब्रेक के बाद इसको हल कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि ईरान और इसराइल की जंगबंदी के बाद गजा की जंगबंदी के हवाले से भी शदीद दबाव, बहुत शदीद दबाव है, और मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नेतन्याहू इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह यह है कि आज जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की है कि एक तो बात देखें, ईरान के साथ अब मुज़ाकरात होंगे तो किस बात पे होंगे? पहले तो न्यूक्लियर पे होने थे, अब अगर न्यूक्लियर ही तबाह हो गया तो मुज़ाकरात किस बात पे होंगे? ये भी एक लोग सोच रहे हैं।
लेकिन ये पूछे कौन प्रेसिडेंट ट्रंप से कि अब क्या किस बात पे मुज़ाकरात होंगे, अगर बकौल आपके सारे न्यूक्लियर ही तबाह हो गए हैं और ईरान भी कह रहे हैं कि हाँ हमारे न्यूक्लियर तबाह हो गए हैं, तो वैसे ही मिल रहे हैं, सलाम तो करनी है, क्या है मुज़ाकरात किस बात पे होंगे। पहले तो ये था ना कि न्यूक्लियर आपने 3.6 से ऊपर नहीं लेके जाने वगैरह वगैरह। बहरहाल अच्छा कि मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन इशू ये कि गज़ा का मामला जो है वो इस वक्त, और इस पे देखें अमीर कतर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, कतर का अमीर कतर, उनके वज़ीर आज़म, ये कई महीनों से सालों से कतर का बहुत अहम किरदार, इसी तरह सऊदी अरेबिया का बहुत अहम किरदार इसमें। और बल्कि आप ये देखें कि ईरान के सदर से भी आज उनके वली अहद, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म की बात हुई, मोहम्मद बिन सलमान की। और यूएई ने इसराइल को इब्राहिम अकॉर्ड में, लेकिन उसके बाद यूएई से पूछा गया कि आपने तो अब ये सारा हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये अगर हमने ना किया होता अब्राहम अकॉर्ड, तो ये हमारी जो सारी इमदाद है ये तो हमें इसराइल के रास्ते भेजनी पड़ रही है ना गजा, तो कम से कम हम उनके थ्रू इमदाद तो भेज रहे हैं। हर मुल्क ने अपना रोल प्ले किया, ज़बरदस्त रोल प्ले किया, चाहे इजिप्ट हो, चाहे सारे मुल्कों ने। लेकिन इस मरहले पे गजा का जो मामला है, देखें ईरान के साथ भी जो सारे मामला हुए उसमें आप देखें कतर का रोल, जो हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि कतर के अमीर कतर से भी बात हो गई, ईरान के जो सदर हैं और शहबाज शरीफ साहब ने भी बात कर ली, सब ने आपस में सबकी बातचीत हो गई। लेकिन इशू ये कि जो अरब ये इशू है ना, ये मुसलमान इशू है, वैसे तो आलमी इशू है, अब गजा का और फ़लस्तीन का इशू तो आलमी इशू है, लेकिन यह है कि इसको जो है वो अरब लीग चाहती है, क्योंकि अरब लीग या ओआईसी या सऊदी अरेबिया या कोई अरब मुल्क के इसको फौरन आप इसको जो है वो जंगबंदी करवाएं, क्योंकि इसराइल के और ईरान के दरमियान जब सीज़फायर ट्रंप करवा सकते हैं, जब प्रेसिडेंट ट्रंप यूक्रेन का जो है वो बिल्कुल प्यूटिन तो इस वक्त खुश हैं, बड़े ज़बरदस्त। प्यूटिन ने आज कहा है कि सारी जो गैर मुल्की कंपनी है, ब्रांड्स हैं, वो वापस आ जाएं, मगरबी ब्रांड्स, उनको हम ख़ास सहूलियात फराम करेंगे, रशिया वो वापस आ जाएं। तो बात यह कि सब कुछ जो हो रहा है, तो इसमें अब गजा का मामला जो है वो हल होने जा रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ये खास तौर पे बात कही कि गजा में बहुत तेजी आ गई है और अब बहुत जल्द कोई अच्छी बड़ी खबर सुनेंगे गजा के हवाले से। गजा के हवाले से बात ये सारी कि गजा के हवाले से क्या खबर होगी इसके अलावा कि आप उनके जो पहले तो वो मकतब खोलें। देखिए ना, मोहम्मद बिन सुलेमान जो शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान वली है सऊदी अरेबिया, और अमीर कतर और मिस्र और बाकी सारे जो ममालिक हैं, तो उनका बड़ा शदीद इस पर दबाव है, क्योंकि उन एक पूरी तारीख है ना, जंगें लड़ी हुई हैं। देखिए ना, 73 की जंग और उसके पहले 67 वॉर, 48 वॉर, उस वक्त तो ईरान नहीं था, इनकलाब नहीं आया, वो तो शाह ईरान थे, शाह ईरान तो पिट्ठू था अमेरिका का। तो ये तो सारा अरब ममालिक के साथ हुआ ना, उन्होंने जंगें लड़ी, उनके तो ये फ़लस्तीनी इशू भी अरब, मैंने आपसे कहा ना, तो अब अरब इशू में भी अगर ये पूरी जो सदियों की तारीख मैंने इसलिए बताई कि इसमें भी अगर ईरान और तुर्की हैं, और वो जाहिर है पाकिस्तान भी है, सारे मुस्लिम ममालिक, लेकिन अरब कहते हैं कि इस इशू को तो ये हमारा इशू है ना, हमारी तो अरब लीग बनी इसी इशू के ऊपर हुई थी, तो इस इशू को आप फौरन हल करें। अब आप सारी दुनिया के मसले आप हल करवाते फिर रहे हैं, और यहां पर आप आते हैं और जनाब इतनी इन्वेस्टमेंट्स और ये, तो ट्रंप जो हैं वो तो पहले ही इस बात पे तैयार थे। नेतन्याहू ने बीच में शोर मचाया हुआ था। अब ईरान के साथ भी मामला जो है वो बेहतर हो गए। वो जनरल कानी हयात हैं, जनरल इस्माइल कानी जो है वो हयात हैं, कई उनके कमांडर शहीद हो गए, लेकिन उस पर इसराइल में टेंशन है, क्योंकि ये वो हैं जो जिन्होंने कासिम सुलेमानी की जगह ली थी, अल कुद्स फोर्स। तो ये अब इशू ये है सारा कि गजा का सीज फायर बहुत जल्द और फौरी तौर पे होगा, वरना ये सारा कुछ बिखर जाएगा। बड़ी छोटी सी मुलाकात हुई है ज़ेलेंस्की की, सलाम दुआ करके वो बस क्या हाल है बच्चे, ठीक हो, बस कह के ट्रंप साहब साइड पे गए, क्योंकि वो प्यूटिन की उन्होंने कहा कि मैं जंग खत्म करवाना चाहता हूँ। और अगर देखें अब अगर जंगें खत्म ना हुई इस वक्त, अब देखें चाइना में कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और इंडिया के NSA मिल रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया के वज़राए दिफा की आपस में मुलाकात हो रही है, ठीक है, ये ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, यूक्रेन के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ज़बान का पास रखा और जो प्यूटिन से उन्होंने बात की हुई थी। इशू ये है कि दरमियान में तो असल तो फ़लस्तीनी इशू है ना, और दूसरी जो उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान इंडिया, इसमें इशू क्या है, कश्मीर इशू कश्मीर है ना। वही मसला ये है कि जो इश्यूज को जो इश्यूज हैं उनको आपने हल करवाना है ना।
कश्मीर एक इशू है, उसी तरह से कश्मीरियों का खून जो है वो बह रहा है, जिस तरह आज से जिस तरह फ़लस्तीनियों का। तो फिर आप कश्मीर का मामला भी हल उन्होंने करवाना है, और इस दौरान जो है वो ये कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे मामलात नहीं हैं जो इशू जो हल ना हो सकते हैं। कश्मीर, पाकिस्तान में इस वक्त ये चूँकि पूरी दुनिया में एक हिजानी कैफियत है ना, जंग, सिक्योरिटी, हाई अलर्ट, मोसाद के लोग पकड़ के उनको हैंग किया जा रहा है, उधर वो कह रहे हैं हमने ईरान के लोग पकड़ लिए, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जंगें, क्यास, यानी आप देखें ना 3 रोज़ पहले तक ये सारी एयर स्पेस बंद थी। आज जो है ये बात हो रही है कि मुज़ाकरात हैं और मीटिंग्स हैं और ये है और वो है सारा। इसमें इतनी सिक्योरिटी और ये जो सोशल अनरेस्ट नहीं है हमारे अंदर, लेकिन उसके बावजूद एक शहादत हुई है कल मेजर। तो ये, और इस वक्त जो है वो इतना संभल के चलना है हर मुल्क ने कि कहीं कोई दाएं बाएं चीज़ ना हो। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, मैं पहले भी आपसे कह रहा हूं कि सीरिया स्टेबल नहीं है, सीरिया फ्यूचर में स्टेबल नहीं है। इसराइल भी डिस्टेबलाइज हो गया ना, टोटल फारिग हो गया इसराइल। यानी आप देखें ना, इसराइल, वो जो आज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या बात की कि इसराइल एग्जॉस्ट हो गया, उन्होंने ईरान का भी कहा कि एग्जॉस्ट हो गया, ईरान भी एग्जॉस्ट हो गया। इतनी सारी जंगें सीरिया में, शहादतें, आगे पीछे लोग दाएं बाएं, तो ईरान भी एक एग्जॉस्ट हुए, वो इसराइल भी एग्जॉस्ट हो गया। कभी लेबनान के साथ जंग छिड़ी हुई है, फलस्तीनी, अभी गजा, आज गजा में मारे गए हैं लोग, देखे ना, खान यूनस में 7 फौजी मारे गए, और उधर जॉर्डन, उधर आगे मतलब वो भी, नेतन्याहू भी, बिल्कुल। ये दुनिया के 3-4 मुल्क ऐसे हैं जिनकी क़यादतें अगर अपने इक़्तिदार को छोड़ देने सीधा जेल जाएंगी। उनमें से एक नाम इसराइल का है, बाकी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी मुल्क का, लेकिन 2-3 मुल्क ही हैं पूरी दुनिया में जिनकी क़यादतें जैसे ही इक़्तिदार छोड़ें तो जेल में जाएं, ठीक है, कोई करप्शन पे, कोई किसी और चक्कर में। इशू ये है कि ये फौरी, अब वो डरा हुआ है कि यार मुझे ये मेरे पोल्स कैसे आ रहे हैं कि मैं बड़ा मकबूल हो गया हूँ अचानक, तो मैं मकबूल हो गया हूँ, तो मैं कैसे मकबूल हो गया हूँ। और ये ईरान के साथ, वो तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कुछ और कह रही है, नेतन्याहू का दिमाग इस वक्त बिल्कुल हिल चुका है। वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट DIA कुछ और कह रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, मेरी फौज कह रही है कि हुआ है, नहीं हुआ, फर्दों का। तो वो जो इस पूरी सूरत हाल में वो आ गया है कि जी गजा का सीज़फायर, अच्छा गजा का सीज़फायर नहीं होगा, फिर 2 रियासती हल अनाउंस करना है ना। स्टीव विटकॉफ का ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, डॉक्टर जो बिशरा बैबा हैं, ये वो हैं जो एलन अलेक्जेंडर की जब रिहाई होनी थी, वो जो अमेरिकी कैदी था, तो उसकी रिहाई होनी थी, तो ये दरमियान में इन्वॉल्व थे ना बहुत ज़्यादा स्टीव विटकॉफ के साथ। उस ज़माने में इनका नाम भी लिया था हमने, जिक्र भी किया था इनका। तो वो मौजूद है यहाँ पे, और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये उनका दिल ये है कि मैं इससे पहले कि मैं हेग से, वो रवाना हो गए हैं, ज़ाहिर है अब समिट खत्म हो गई है, 24 घंटे से कम उनका क़याम था, नाश्ता सुबह उन्होंने उसी तरह से बादशाह और मलका के साथ अच्छे मूड में, उनको बड़ा अच्छा, नेटो के सेक्रेटरी जनरल है, उनको बड़ा अच्छी कंपनी दी उनको, और बड़े ठीक, यानी कोई वहाँ बदमज़गी नहीं हुई, सवाए इसके कि उन्होंने अपने मीडिया को कोसा, क्योंकि उनके मीडिया में DIA ने, उन्हीं के DIA ने तो दी है, लीक की है खबर सारी। लेकिन वो ये फौरी तौर पे चाहते हैं कि अब इसमें गजा का सीज़फायर अनाउंस करें, क्योंकि आज फिर 30-35 जो लोग हैं उनकी शहादतें हुई हैं, और वहां पे कहत है, बीमारी है, लेकिन वो सीज़फायर अनाउंस नहीं होगा, 2 रियासती हल अनाउंस होगा। क्योंकि ये जो बिशरा बैबा हैं, ये 2 रियासती हल के लिए इतना लड़े हैं कि जब ट्रंप ने कहा ना कि ये ट्रंप के बड़े करीब हैं, लेकिन जब ट्रंप ने कहा ना कि वो यहाँ पे रिवेरिया बनेगा फ्रांस की तरह, और ये बात, तो इन्होंने ट्रंप के खिलाफ बात कर दी। तो ये जो है ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, तो ये फाल हैं इस वक्त 2 रियासती हल के लिए, और इनकी बातचीत हो रही है जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ भी, हमास के साथ भी, इस्लामी जिहाद के साथ भी, बाकी अरब ममालिक के साथ भी, और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है कि उस बहुत बड़े ब्लॉक का हिस्सा है दुनिया के, 2 रियासती हल फौरी तौर पे चाहता है। पाकिस्तान की तरफ से भी जो ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान हुआ, लेकिन साथ ही सीज़फायर की बात भी हुई। पाकिस्तान चाइना में उनकी क़यादत चाइना में है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो आर्मी चीफ की तारीफ़ की है। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, उधर एर्दोगन के साथ बड़ी अच्छी गपशप लगी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, और अगली नेटो की मीटिंग तुर्की में होनी है, नेटो का सरबराही इजलास, यानी जिसमें ट्रंप ने आना है, वो तो कह रहे हैं मैं तुर्की आऊँगा बहुत जल्दी, सारे 32 मुल्कों के रहनुमाओं को लेके। तो बात सारी है कि अब ये चीज़ें या तो समेटी जाएंगी या ये बिखर जाएंगी, और बिखरेंगी तो फिर वो एक बड़ी जंग जो मैं कहता हूँ ना उसकी तरफ चली जाएंगी। तो बेहतर ये है कि इसको ख़त्म तो नहीं होंगी, लेकिन पॉज के बटन कम से कम दबा दिए जाएं, ताकि जहाँ दुनिया बिल्कुल एक, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी बात की
कि हिरोशिमा और नागासाकी की तरह भी तो हो सकता था। जी। हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र उन्होंने किया कि 1945 में जिस तरह हिरोशिमा नागासाकी का, तो मैं वो भी तो कर सकता था, लेकिन तकरीबन वैसे ही तो मैंने फैसला किया, लेकिन मैं वो लफ्ज़ अदा नहीं करना चाह रहा हिरोशिमा और नागासाकी के। ये अल्फाज अदा किए उन्होंने और साथ ही कह दिया कि मैं अदा नहीं करना चाह रहा। तो बात यह है कि वो जंगबंदी तो चाह रहे हैं, जंगबंदी चाह रहे हैं, उसके लिए फौरी तौर पर ये जाहिरियत ख़त्म करवाएं। 24-48 घंटों में सामने आ जाएगा कि गज़ा, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर, चाइना, तुर्की, ये सारा खित्ता दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है, या तो सुकून की तरफ जाएगी या फिर बड़ी जंगों में उलझ जाएगी दोबारा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। वो जुमला आखिर में मैं फिर दोहराऊं कि अरब इस वक्त, अरब ममालिक का शदीद दबाव है कि आप गज़ा का मसला हल करवाएं, और इसमें अरब ममालिक आगे आना चाहते हैं, और अरब लीग के तहत, और इसमें MBS और अमीर कतर और UAE और इजिप्ट और इनको बड़ा शदीद दबाव है कि फ़लस्तीन का मसला हल हो। मुसलमानों का आलमी बरादरी का मसला है, लेकिन एक होता है ना कि कोई मुल्क बड़ा, कोई ममालिक बड़ा फ़ाल रोल अदा करते हैं। तो अरब ममालिक, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो उसमें फिर हमें समझ में आती है कि अरब ममालिक क्यों बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं और क्यों चाहते हैं कि ये इशू हम हल करवाएँ। अपना दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।